नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार फ्यूचर स्मार्ट विजन से। आज बात करने वाले हैं टीचिंग का जो प्रोसेस है, कैसे शिक्षक बनते हैं। कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर बन जाते हैं और कुछ की इच्छा होती है वो सारी चीजों को छोड़कर बच्चों को सिर्फ शिक्षा देने के लिए निकलते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे बीच आए हुए हैं एन के रोशन सर। ये हैं औरंगाबाद से और इनकी जो कोचिंग संस्थान है द जेनिक्स क्लासेस के नाम से चलाते हैं सर। और इनकी जो जर्नी है वो सारी जर्नी सर के ही माध्यम से सुनेंगे हम लोग कि सर का कैसे जर्नी रहा, कैसे स्टार्टअप रहा और कैसे कैसे क्या क्या रहा। तो स्वागत है रोशन सर आपका फ्यूचर स्मार्ट विजन में। नमस्कार जी, मेरे तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि टीचिंग वाकई में कभी कभी क्या होता है कि टीचिंग कुछ लोग शौक से करते हैं और कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से टीचिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वही है, आज हम लोग आए हुए हैं वहीं फ्यूचर स्मार्ट विजन में। वैसे तो आए हुए थे डिजिटल बोर्ड लेने के ख्याल से यहाँ पे, लेकिन सर से काफी देर तक बात हुई इसी सिलसिले में। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सिलसिला है सर, जहां तक मैं जान रहा हूं अभी तक आपसे जो बात हुई है सर, आपने जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं सर आप। जी। और अभी आप की जो बैच है, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को भी आप जो है उसी एग्जाम के लिए तैयारी भी करवाते हैं। तो अच्छा लगता है जिस एग्जाम को सर आपने क्वालिफाई किया है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप बेहतर वहां से रिजल्ट मिल पाएगा। तो आप सर बताएंगे कि कहाँ से जर्नी आपका कब से स्टार्ट हुआ सर, पढ़ाना कब से शुरू किए हैं आपसे? 2009 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और 2014 में मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने का कारण कुछ अजीब नहीं था, बहुत ही साधारण कारण था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पढ़ाना ही है और मैं शायद पढ़ाने के लिए ही बना हूँ, या ऐसा बनना क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाना ही है और वही मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने 2014 में एयरफोर्स छोड़ दिया। उसके बाद 2 सालों तक मैंने एक टीचर के ख्याल से, वैसे मैंने एग्जाम निकाला था तो उतना तो नॉलेज था ही, लेकिन एक टीचर के ख्याल से मैंने 2 सालों तक काफी अच्छा प्रिपरेशन किया ताकि बच्चों को वो सारी चीजें दी जा सके जो उनको एग्जाम के हिसाब से जरूरत है। तो इसी तरीके से 2016 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 3-4 साल थोड़ा बहुत कठिनाइयों के साथ मेरा पढ़ाने वाला शुरुआत हुआ और उसके बाद वही अभी लगातार 3-4 सालों से मैं हंसपुरा, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वहीं पे पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलाता हूँ जिसमें एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और इन सब चीजों का तैयारी करवाया जाता है। रही बात प्रिपरेशन की, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब एग्जाम देने के पीछे यही कारण है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर टीचर खुद क्वालिफाइड नहीं हो तो मेरे ख्याल से बच्चों को भी वो एग्जाम नहीं निकलवा पाएंगे। क्योंकि बच्चे, जैसे मेरा खुद का तैयारी अगर मैं मान लूं 100% और मुझसे पढ़ रहे बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे कंटेंट का वो मात्र 70% या 80% ही ग्रहण कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर वो मैं 100% के साथ अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे 80% के साथ कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसीलिए लगातार मैंने एग्जाम भी दिया कई, जैसे लगातार मैं 2016, 17 और 18 ये तीनों टाइम में एसएससी सीजीएल काफी अच्छे मार्क्स से उसको क्रैक किया। उसी बीच में सीएचएसएल का भी एग्जाम होता है 10+2 पर, वो भी लगातार 2014-15 वो भी निकाला। और एयरफोर्स तो बहुत पहले ही किया था। इससे बच्चों में काफी मोटिवेशन भी जाता है कि हाँ, मेरा जो टीचर है वो खुद एग्जाम निकाल पा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग भी वो काम कर पाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन भी हुआ और मेरे एग्जाम देने से मुझे एग्जाम का पैटर्न हमेशा बिल्कुल नया वाला पता होता है, उस हिसाब से मैं तैयारी करवा पाता हूँ। बिल्कुल सर। हसनपुर जैसे गांव से हैं सर, और सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, 2009 में एयरफोर्स निकाल चुके थे सर आप, और 9 से लेकर 2014 तक आपने एयरफोर्स में जी कार्यरत थे। और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, फिर प्रिपरेशन करने लग गए। 2014 से 16 तक आपने प्रिपरेशन किया कि आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए पहले अपने क्या कहते हैं अपना प्रिपरेशन कर लें। फिर भी उसके बाद जब आप पढ़ाना शुरू किए तो फिर सीजीएल की
सीजीएल भी आपने लगातार 3 बार क्रैक किया सीजीएल जी, को, जी। और सीएचएसएल जैसे एग्जाम को, और पिछले साल 2022 का जो था एनटीपीसी वाला, जी जी उसमें भी आपकी भी, बट आप क्या कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वहां आप ज्वाइनिंग के लिए नहीं गए। जी तो एक अच्छा सफर रहा होगा। बट एक छोटी सी सर जानने की इच्छा है आपसे बात, कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आज के दौर में क्या होता है कि हमारे गार्जियन जैसे होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया, जी और एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है फैमिली के, तो गवर्नमेंट जॉब के नाम से ही बच्चे, गार्जियन जो है बच्चों के, वो बहुत खुश होते हैं। तो आपके लिए ये कैसा रहा सर? आपके लिए फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा, या आप फैमिली के अगेंस्ट थे? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना, फिर आप उसको छोड़ना, और फिर एक प्राइवेट अपना, एक अगर फाइनेंशियल व्यू से देखा जाए तो आप सर जो कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर वो एक प्राइवेट काम आपका हो गया। तो इसमें सर फैमिली का कैसा योगदान रहा? सपोर्ट कर रहे थे फैमिली आपके, कि कैसे क्या रहा सर, वो बताइए सर। अगर रियल में बताया जाए, अगर बिना कुछ छुपाए हुए, तो सच्चाई तो यही है कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं जी या गवर्नमेंट जॉब अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो ग्रामीण इलाके में इसका अच्छा रिस्पांस नहीं है। कोई भी अच्छा नहीं कहेगा आपको, इवन आपका फैमिली भी उसको अच्छा नहीं, भले वो आपके साथ आपके हाँ में हाँ मिला दे, आपकी बातों का रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो नहीं मानते हैं इस बात को कि आपको छोड़ना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे पहला हम लोग जोड़े ही हुए हैं इसमें ग्रामीण शब्द। तो ग्रामीण इलाके में क्या है कि ग्रामीण इलाके में जो व्यक्ति रह रहे हैं, उसमें से 90% जो लोग हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा अच्छी होती तो वो भी शहरों की तरफ मूव कर चुके होते। बिल्कुल सही कहा। तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्या, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के ख्याल से ऐसा टेंडेंसी है कि उन्हें क्या, मुझे लगता है ये फैक्ट भी है कि अगर ग्रामीण इलाके के लोगों को अपना थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना है, तो वो एकमात्र तरीका है वही नौकरियां। वो नौकरियों के माध्यम से ही अपना वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकते हैं। इसके अलावा वो खेती पर डिपेंड होकर, इन सब चीजों पर डिपेंड होकर वो अपना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधार सकते। बिल्कुल। अब यही एकमात्र कारण मुझे ऐसा लगता है जिसके वजह से वो आए हुए सरकारी नौकरी को ना तो आपको छोड़ने देंगे और न ही चाहेंगे किसी भी तरीके से कि आप छोड़ें। तो ये एक सुझाव भी है मेरा ग्रामीण इलाके के छात्रों का कि अगर आप वाकई में, अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100% फाइनेंशियली बैकवर्ड ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं, तो आए हुए सरकारी नौकरी को छोड़ना मेरे ख्याल से, भले मैंने छोड़ा है, मुझे चाहे जो भी हो, मेरा फैमिली सपोर्ट मिला नहीं मिला, या हो सकता है मेरा पढ़ाने का शौक रहा हो, हुआ, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो ना छोड़ें और अपना स्थिति सुधारें। उस माध्यम से ही सुधार सकते हैं वो। बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा रहा सर कि बच्चों को ये एक, जब भी उनको, क्योंकि अगर फाइनेंशियल देखा जाए और अगर उनका या गोल ही अगर उनका है कि किसी अच्छे पोजीशन पे गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल उनको तैयारी करते रहेंगे आप जैसे टीचरों के साथ, तो जरूर क्वालिफाई करेंगे सर, और उनको ज्वाइनिंग भी करनी चाहिए। जी सर। तो बाकी सर आपसे अच्छा लगा बात करके। एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए सर आपने क्वालिफाई किया है और इतने अच्छे से बच्चों को सर शिक्षा दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं सर कि आपका जो है ये सिलसिला चलता रहे, काफी सारे बच्चे सर आपके यहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, और क्या कहते हैं, आपकी जो मंशा है, आप जो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बच्चों को, वो लगातार चलते रहे सर। और अभी आप सर उसी सिलसिले में आज आपसे हमारी भी मुलाकात हुई सर कि आप बच्चों के ही बारे में सोच रहे थे, तभी हम आपको मिले हैं। अदरवाइज अगर पैसे बचाने की सोचते तो आप डिजिटल बोर्ड की तरफ नहीं जाते सर। तो बच्चों के ही लिए आपने सोचा कि उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए। तो ये सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने का क्या कैसा है, बस थोड़ा सा समय लूंगा मैं, आप इसके बारे में सर बताएं। डिजिटल बोर्ड की प्लानिंग कर रहे हैं आप, या डिजिटली बच्चों से जुड़ना चाह रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगा कि सर आप बताएं कि क्या इसके पीछे रीजन है आपका। बिल्कुल सर, मेन रीजन तो एक ही है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी उसके पीछे में भी 2-3 कारण और छुपे हुए होते हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर आप
100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में मात्र उन 100 बच्चों तक ही कनेक्ट हैं, और वो बच्चे बहुत ज्यादा आपकी बातों को बहुत दूर तक या बिल्कुल आपके ही भाषा में नहीं पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके पास एक डिजिटल बोर्ड है तो आप उसी चीज को बिल्कुल अपने भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग करके आप उन 100 बच्चों को बुला पाए हैं, आप उन्हीं भाषा का प्रयोग करके और बच्चों से कनेक्ट हो पाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें एक मेरा भी फायदा है और बच्चों को ये फायदा है कि जो अभी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। अगर आप उसमें मैथ्स जैसे पढ़ना चाहेंगे तो वो लिमिटेड नहीं है बोर्ड एग्जाम्स की तरह कि आप ना कुछ गिने चुने 100 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लिया और आपका बोर्ड एग्जाम 90% से क्लियर हो गया। तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। अब ऐसे में क्या है ना कि बच्चे जो क्लास में जो चीज सीख रहे हैं तो सिर्फ उतना ही सीख के वो एग्जाम फेस नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, मान लीजिए कि अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया है क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, तो बोर्ड के माध्यम से मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे उन्हीं टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ। उससे क्या होगा कि बच्चे भी कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, डिजिटल बोर्ड एक ऑनलाइन का जो ये माध्यम है वो निश्चित रूप से लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जागरूक बनाया है एग्जाम्स के प्रति। सभी लोग दुनिया में, हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना कि बच्चे तरह तरह के, बहुत यहाँ घर बैठे, बिहार में बैठे दिल्ली के टीचर से, दिल्ली में बैठे यूपी के टीचर से, हर जगह से पढ़ पा रहे हैं। उसमें हम लोगों को भी अपना क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा कि हाँ, हम लोग भी ग्रामीण इलाके में रह के और बहुत खराब चीज नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोग भी अच्छा करा पाते हैं। लेकिन क्या है कि फेमस केवल दिल्ली वाले लोग ही होते हैं। तो थोड़ा हम लोग का भी एक फायदा है, बच्चों को भी फायदा मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल बाउंड्रीज जो है सर वो खत्म हो जाएंगी डिजिटली आने के बाद। अगर आपके गांव की कोई लड़की है जो शादी करके कहीं और चली गई है, शादी से पहले आपके पास पढ़ रही थी, तो शादी के बाद भी आपसे पढ़ पाएंगे। बिल्कुल, ये अच्छा बेनिफिट है सर। और लास्ट में सर मैं चाहूंगा कि आप जो आपके बच्चे हैं सर, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों को तैयारी कैसे करना चाहिए और टीचर को तैयारी कैसे करवाना चाहिए बच्चों को, ताकि रिजल्ट जो है वो बच्चों का आए? क्योंकि जिस तरीके से सर आपने बताया सिलेबस जो है वो बहुत महासागर जैसा सिलेबस है, तो वो कुछ बस थोड़ा सा आप उनको बताएं सर कि कैसे। पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्हें सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो वो सब्जेक्ट अपने आप में महासागर है। क्योंकि आप 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे 10+2 में जाते हैं आपका सिलेबस थोड़ा सा और कम हो जाता है, आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो होता है एक ही हो जाता है। और जैसे ही आप उससे आगे पीजी कोर्सेज के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि उस सब्जेक्ट में ही, जैसे बायोलॉजी में ही आप जूलॉजी से, ऐसे चलता है आपका क्रम। इसका मतलब है कि हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट अपने आप में महासागर है। बिल्कुल। तो हम लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए महासागर में नहीं उतरना है। हमें बस वो चीज पढ़नी है जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। जैसे मेरा एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद हम लोग को पीएचडी करना होगा, पीएचडी कर लेंगे उस सब्जेक्ट में। तो बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि वो महासागर में उतरने के बजाय टू द पॉइंट रहते हुए और तैयारी करें, अपने एग्जाम को पकड़े। पहले वो डिसाइड करें कि किस एग्जाम की तैयारी करनी है उन्हें, और उस एग्जाम के हिसाब से सिलेबस को पकड़े। और टीचर्स के लिए भी एक बहुत ही अहम बात कि मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो निश्चित रूप से खुद क्वालिफाइड नहीं हैं, ना ही वो छोटे मोटे एग्जाम्स निकाल सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम निकाल लेना और पढ़ाना, बिल्कुल वो दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ाने का तरीका होना और एग्जाम निकालना, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास उतना कंटेंट ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, तो आपका एरिया ही सीमित है। आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप बच्चों को आगे दिखा ही नहीं पाएंगे, आप उतना ही चीज का प्रैक्टिस करवा पाएंगे जितना आपको आता है। और अभी एग्जाम हो गया बहुत ज्यादा, एग्जाम का जो दायरा बढ़ गया है काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से क्वेश्चन भी काफी टफ आ रहे हैं। तो बच्चों को उस हिसाब से तैयार करवाना पड़ता है।
तो वैसे टीचर्स पढ़ाएं जरूर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो पढ़ाने से पहले खुद रिवाइज करें, खुद पढ़ें, ताकि बच्चों तक वो सारी चीजें पहुंचा सके जिनसे उनका एग्जाम क्लियर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओवरऑल मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि सर टीचर्स के लिए आपने जो सजेस्ट किया है कि जब वो जिस चीज के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके लिए वो पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है। जी सर। वो जितना प्रिपरेशन करेंगे या नए दौर का जो एग्जाम चल रहा है उसके बारे में जितना रिसर्च करके बच्चों को पढ़ाएंगे उसका बेनिफिट हिसाब से ज्यादा बेहतर मिलेगा। और बच्चों के लिए सर आपका कहना है कि आप बच्चे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करें कि मेहनत तो करना है बट ऐसे जगह पे मेहनत करना है जहां से रिजल्ट आए। ठीक है सर, चलिए अच्छा लगा सर, और उम्मीद करते हैं कि आपका सर डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द जाए और बच्चों को आप एक्सपीरियंस करा पाए सर, और हम लोगों के साथ भी आप सर जुड़े रहेंगे। जी जी। और क्या कहते हैं, हम लोगों को आप लोगों को सर सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।